नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक रावल रतन सिंह के बारे में। साथियों, आप यूँ कह सकते हैं कि भाई इनसे पहले के शासकों के बारे में हमने चर्चा प्राप्त कर ली है, हमने जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। और साथियों, वह 2 क्लासों के अंतर्गत की थी हमने, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, आप उन्हें वहाँ से अवश्य देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपने उन क्लासों को देखा होगा तो मैं आशा करता हूँ आपको वो जानकारियाँ बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपके लिए यहाँ पर कंटेंट तैयार किया है वह बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। साथियों, आप मेरा विश्वास कीजिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अंतर्गत साथियों आपको इस क्लास से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाभ होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फायदा होगा। तो प्लीज़ साथियों, क्लास में बने रहिए और अपने सभी साथियों में, अपने सभी प्रियजनों में, अपने सभी शुभचिंतकों में हमारी क्लास को शेयर अवश्य किया कीजिए, जिससे कि साथियों वे लोग भी आपके साथ में जुड़ सके और बेहतरीन जानकारियाँ हमारे यहाँ के माध्यम से प्राप्त कर सकें। साथियों, शुरुआत करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में जानकारियों की। तो देखिए साथियों, रावल रतन सिंह एक वीर योद्धा थे और इनके इतिहास में साथियों एक युद्ध होता है जो कि अपने मेवाड़ का पहला साका और पहला केसरिया लेकर आता है। तो साथियों, वो जानकारियाँ मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। और साथियों, प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार शेयर अवश्य कर दीजिए। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के बारे में जानकारियों की। तो देखिए साथियों, यह कौन है, कहाँ से, किस प्रकार से इनका इतिहास रहता है, वो पूरी जानकारियाँ मैं आपको इस क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवाऊँगा, तो प्लीज़ बने रहिए। रावल रतन सिंह साथियों, सबसे पहली बात होती है इनका टाइम पीरियड क्या रहता है। तो देखिए साथियों, इनका टाइम पीरियड होता है 1302 से लेकर 1303 ईस्वी का, यानी कि साथियों मात्र 1 साल के लिए यह आते हैं। और इनके साथियों शासनकाल के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और साथियों उसी आक्रमण के साथ में इनके राज्य की, इनके शासन की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि साथियों बहुत भयंकर युद्ध होता है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली का सुल्तान है और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक हैं रावल रतन सिंह। तो साथियों बड़ा भीषण युद्ध होता है और भीषण युद्ध के अंतर्गत साथियों अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है और उस विजय के पश्चात में अलाउद्दीन साथियों चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं जानकारियां आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। तो प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वह लोग भी आपके साथ में बन सकें। और साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जानकारी मैंने आपको बताई है कि भाई रावल रतन सिंह का इतिहास या फिर टाइम काल क्या रहता है। साथियों, इनका टाइम पीरियड रहता है 1302 से लेकर 1303 ईस्वी के मध्य का। साथियों, आगे बात होती है कि भाई यह कौन है। तो साथियों, सबसे पहली बात है कि भाई इनके पिता का नाम है समर सिंह, समर सिंह। देखिए, समर सिंह का पुत्र है और समर सिंह के उत्तराधिकारी भी है। साथियों, समर सिंह छोटा शासक था, इसलिए हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो समर सिंह के पुत्र हैं रावल रतन सिंह और साथियों रतन सिंह के बारे में पूरी जानकारियां मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा। साथियों, बात करते हैं इनके सेनापतियों के बारे में। तो देखिए साथियों, इतिहास में आपको कई बार नाम सुनने को मिला होगा गोरा और बादल का। तो साथियों, गोरा और बादल कौन थे। तो साथियों, गोरा और बादल थे अपने रावल रतन सिंह के सेनापति। साथियों, सेनापति कहिए या फिर इन्हें कहिए कि इसके इनके राज्य के वीर सैनिक थे। साथियों, सेनापति भी थे और सैनिक भी थे, दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं कि भाई गोरा और बादल कौन थे। तो साथियों, गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। साथियों, आगे बात बनती है इनकी रानी की, क्योंकि देखिए रानी का बहुत बड़ा रोल होगा इनके इतिहास काल में। तो रानी का नाम साथियों है पद्मिनी। साथियों, पद्मिनी कहाँ से आई थी, कहाँ की राजकुमारी थी। तो साथियों, यह सिंह देश या फिर सहेली देश की राजकुमारी हुआ करती थी। साथियों, यह कौन सा देश है। तो यह वर्तमान का श्रीलंका क्षेत्र तत्काल के अंतर्गत साथियों सिंहली क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। साथियों, सिंहली कह दीजिए या फिर सिंह देश कह दीजिए, दोनों एक ही चीज़ें होंगी। तो वर्तमान का श्रीलंका और तत्काल का सिंह या फिर सिंहली देश की राजकुमारी यह हुआ करती थी। साथियों, कौन है नाम। तो नाम है पद्मिनी। साथियों, इनके पिता का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, भाई ये समर सिंह के पुत्र थे। तो देखिए, हमने जानकारी अभी तक प्राप्त करी है सेनापति के बारे में, महारानी या फिर रानी के बारे में और साथियों पिता के बारे में, यानी अपने रतन सिंह के पिता कौन थे। तो पिता थे समर सिंह। अब देखिए साथियों, बात होती है इनके विवाह के बारे में जानकारियों की। तो मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ कि साथियों एक समय की बात है, रतन सिंह के दरबार में एक तोता रहा करता था। साथियों, तोता बहुत ही रतन सिंह का प्रिय था और रतन सिंह के दोनों के मध्य में बड़ी दोस्ती थी, इनकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती थी। तो साथियों, एक बार की बात है, तोता कुछ समय के लिए बाहर जाता है राज्य से और साथियों वह घूमकर आता है श्रीलंका की ओर। तो साथियों, तोता श्रीलंका घूमकर आता है और वह वापस आकर
तो रतन सिंह से कहता है कि भाई वहाँ की राजकुमारी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है और वह अपने रूप से सभी को मोहित कर लेती है। तो साथियों रतन सिंह के मन में एक तरीके से राजकुमारी को यानी कि पद्मावती को पाने की चाहत जागती है और वह निकलते हैं श्रीलंका की ओर। साथियों वो श्रीलंका जाकर शादी करके वापस लौट जाते हैं और तत्काल के अंतर्गत साथियों एक व्यक्ति और था जो कि इनके दरबार में रह रहा था। साथियों दरबार की बात हो रही है तो चित्तौड़ दरबार की बात हो रही है, चित्तौड़ में रह रहा था, यानी कि रतन सिंह पद्मिनी से शादी करके लौट चुके हैं। और साथियों तत्काल में इन्हीं के दरबार में एक तांत्रिक रहता था। साथियों तांत्रिक, तो आप नोट कीजिएगा बात को कि भाई इनके दरबार में एक तांत्रिक और भी रहता था। तो साथियों तांत्रिक एक तरीके से इन्हीं का समर्थक था, यानी कि रतन सिंह का समर्थक था, परंतु किसी कारणवश साथियों तांत्रिक के मध्य में और रतन सिंह के मध्य में मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर। तो साथियों एक तरीके से रतन सिंह तांत्रिक को अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं और साथियों तांत्रिक नाराज होकर पहुंचता है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। साथियों एक तरीके से तांत्रिक अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचकर वह चित्तौड़ की सारी कमजोरियां और सारे के सारे राज उन्हें बता देता है। साथियों किन्हें बताएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। साथियों अलाउद्दीन खिलजी वैसे भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए पहले से ही तैयार था, पहले से ही लालायित था। साथियों देखिए एक चीज़ और भी होती है कि भाई एक तो वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और दूसरी जानकारी साथियों बनती है उसके बारे में कि वह एक तरीके से जो चित्तौड़ दुर्ग साथियों बना हुआ है वह इस पर अधिकार करना चाहता था। साथियों क्यों करना चाहता था, तो देखिए क्यों, इसका कारण बनता है कि वह चित्तौड़ दुर्ग साथियों बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग था और यह व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था। तो साथियों इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी भी चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई दो चीज़ें आक्रमण निकल कर आते हैं कि भाई चित्तौड़ दुर्ग का अपने व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होना और साथ ही दूसरा मैंने बताया था कि भाई अपने साम्राज्य विस्तार की नीति। इस तरह से दो साथियों महत्वपूर्ण कारण तो उसके पास में पहले ही थे। परंतु साथियों तीसरा कारण तांत्रिक बताता है कि भाई जो तांत्रिक वहाँ पहुँचता है उसके दरबार में तो वह कहता है कि भाई चित्तौड़ की रानी पद्मिनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और साथियों इस चीज़ से वह प्रभावित होता है और वह एक तरीके से अलाउद्दीन मन ही मन पद्मिनी से प्रेम कर बैठता है और वह पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो साथियों इस प्रकार से तीन कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई किस प्रकार से तीन कारण होते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है या फिर अलाउद्दीन खिलजी को बाध्य करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जानकारियां बनती हैं। अब देखिए हम बात करेंगे अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण के बारे में। तो साथियों देखिए 1303 ईस्वी के अंतर्गत अलाउद्दीन रानी पद्मिनी के सौंदर्य से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। साथियों देखिए मैंने दो कारण यहाँ पर नहीं लिखे हैं कि भाई व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने वाला, दूसरा तो आप लिख सकते हैं कि भाई व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होना। साथियों किसका, तो चित्तौड़ दुर्ग का व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होना। साथियों दूसरा क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति। और साथियों तीसरा जो कि मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, तो आप इन तीनों को नोट कीजिए, बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए कि भाई अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण क्या क्या रहे थे। तो वो साथियों मैंने कारण आपको बताए हैं। अब देखिए साथियों अलाउद्दीन खिलजी अपने मन में पूरी तरीके से चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना चुका है, परंतु यह संदेश भेजता है एक बार राव रतन सिंह के पास में। साथियों रतन सिंह से मित्रता करता है कुछ समय के लिए और मित्रता के बीच में उसने एक ऐसा एक तरीके से ऐसी योजना बनाई, ऐसी रचना रची कि भाई वह कहता है कि मुझे आपकी रानी पद्मिनी की एक झलक देखनी है। तो साथियों आपको पता है कि भाई रानी पद्मिनी कौन थी, यह राजपूत परिवार से थी, राजपूत वंश की बहू थी। तो साथियों किसी भी राजपूत परिवार की वंश की बहू को किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाना अलाउ नहीं था, जबकि प्रत्यक्ष रूप से चेहरा दिखाना अलाउ नहीं था। तो साथियों एक तरीके से रतन सिंह योजना बनाते हैं और वह अलाउद्दीन को अपने दरबार में बुलाते हैं और दरबार में मित्रता होती है दोनों के बीच में मध्य में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और साथियों अलाउद्दीन ये अपनी जो एक तरीके से मन की चाहत पेश करता है कि भाई मैं आपकी रानी का दर्शन करना चाहता हूँ, उनको निहारना चाहता हूँ एक तरीके से। तो साथियों रतन सिंह योजना बनाते हैं कि भाई एक तरीके से आप तो हमारे महल की सीढ़ियों में खड़े हो जाइए, माफ़ कीजिएगा अपने दुर्ग की दीवार के पास में खड़े हो जाइए और इधर से साथियों एक महल होगा, तो महल के ऊपर से जब रानी जो आएगी पद्मावती तो वह महल की बालकोनी में आएगी। साथियों आप इधर खड़े रहिएगा और इस तरफ साथियों एक कांच लगा होगा, तो उस कांच के अंतर्गत जो सब इसके बीच में साथियों एक झील होगी, तो झील में अपनी पद्मावती की परछाई दिखेगी और साथियों वो परछाई उठकर कांच में पुनः आपको दिख जाएगी। तो साथियों इस प्रकार का जो रचना रचते हैं रतन सिंह इस प्रकार से अलाउद्दीन को पद्मिनी का एक तरीके से सौंदर्य दिखाते हैं या फिर उनकी जो रूप की स्तुति उनको करवा देते हैं। साथियों अलाउद्दीन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है इस चीज़ को देखकर और वह मन ही मन पक्का अब तो आक्रमण करने की योजना और भी मजबूती से बनाता है। और साथियों इसी घटना के पश्चात में अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी के अंतर्गत चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था
और साथियों देखिए उस आक्रमण में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर गोरा और बादल दो सैनिक हैं साथियों। देखिए गोरा और बादल इनके दो सेनापति थे, सैनिक थे। यह एक तरीके से रतन सिंह के साथ में केसरिया करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने आक्रमण कर दिया था, और उस आक्रमण में साथियों आप देख सकते हैं कि भाई अलाउद्दीन की सेना का पलड़ा भारी हो चुका है। साथियों पलड़ा भारी होने के साथ में ही आपको जानकारी मिलेगी कि भाई पलड़ा भारी हो चुका है और रतन सिंह की सेना कमजोर पड़ चुकी है। तो साथियों रतन सिंह की सेना एक तरीके से केसरिया रचती है, और रानी पद्मिनी अपने सुहाग की अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ में मेवाड़ का पहला जौहर रचती है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई मेवाड़ का पहला जौहर या फिर मेवाड़ का पहला साका कब हुआ था, तो साथियों 1303 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। और कब हुआ था, किसके आक्रमण के समय हुआ था, तो साथियों रतन सिंह के शासन काल में अलाउद्दीन के आक्रमण करने पर 1303 ईस्वी के अंतर्गत मेवाड़ का पहला साका हुआ था। तो साथियों इस प्रकार से जानकारियां हमारे लिए बनती है। देखिए साथियों आगे बात होती है कि भाई यहाँ पर मेवाड़ का पहला जौहर हो चुका है। साथियों आगे बात है कि भाई यानी कि अंत में चित्तौड़ दुर्ग पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन का अधिकार हो चुका है। साथियों 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन का अधिकार हो चुका है चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर। अब देखिए साथियों उसके पश्चात में क्या होगा, तो उसके उपरांत एक तरीके से विजय के उपरांत चित्तौड़ पर जो चित्तौड़ दुर्ग के अंतर्गत या फिर चित्तौड़ नगर के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। तो साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल कर आई है कि भाई 30,000 लोगों का कत्लेआम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विजय के उपरांत नगर के वासियों को मारने के लिए, उन्हें पीड़ित करने के लिए उनका कत्लेआम करवाया था। साथियों आगे बात होती है तो चित्तौड़ का नाम उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर बदल दिया, और साथियों क्या नाम रखा, तो खिजराबाद रखा। तो देखिए साथियों इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं कि भाई चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल दिया गया था और क्या रखा गया था, खिजराबाद। साथियों देखिए अब तक क्या होगा कि भाई वह अपने पुत्र के नाम पर अपने चित्तौड़ का नाम रख चुका है, और यह खुद तो लौट जाएगा दिल्ली। साथियों दिल्ली लौटने के पश्चात में क्या करता है, यह अपने पुत्र को किलेदार नियुक्त करके लौटता है। यानी कि साथियों दिल्ली जाने से पहले अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का किलेदार यानी कि किले का रक्षक नियुक्त करके लौट जाता है, क्योंकि साथियों युद्ध के अंतर्गत उसकी विजय हो चुकी है, अब उसका किले पर अधिकार हो चुका है। और साथियों किले पर अधिकार होने के पश्चात में वह अपने पुत्र खिज्र खां को किले का एक तरीके से रक्षक या फिर किलेदार नियुक्त करके लौट जाता है। साथियों कहाँ लौटता है, तो ये दिल्ली अपने राज्य में लौट जाता है। साथियों आगे बात होती है इसके पश्चात में। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी पुत्र को यहाँ का किलेदार या फिर रक्षक करके नियुक्त करके लौट चुका है, और साथियों उसके पश्चात में एक पुत्र के मन में योजना बनती है कि वह मैं भी अब वापस से यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी अपने वहीं जाऊंगा दिल्ली के अंतर्गत जहाँ से मैं आया था। तो साथियों पश्चात में खिज्र खां ने दुर्ग का रक्षक जालोर के मालदेव सोनगरा या फिर मूछाला मालदेव को, देखिए साथियों मालदेव सोनगरा कौन है, तो यह अपने जालोर क्षेत्र का शासक हुआ करता था तत्काल में। तो साथियों तत्काल में जालोर क्षेत्र का शासक हुआ करता था मालदेव सोनगरा। साथियों सोनगरा शासक है, तो देखिए सोनगरा शासक, इसकी मूछें बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, इसकी मूछें बहुत ही ज़्यादा लंबी होती थी। तो साथियों ये मूछों के कारण जाना जाता था, तो साथियों इसीलिए उसका नाम पड़ता है मूछाला मालदेव। तो साथियों मूछाला मालदेव को खिज्र का किले का रक्षक नियुक्त करके यह भी दिल्ली लौट जाता है। अब साथियों देखिए अपने जीवन पर्यंत मूछाला मालदेव या फिर हमारा जो मालदेव सोनगरा है यह यहाँ का रक्षक बना रहता है। साथियों इसके पश्चात में इसका पुत्र होता है, जो कि मालदेव सोनगरा के बाद में उसका पुत्र बनबीर इस दुर्ग का एक तरीके से रक्षक नियुक्त होता है। तो साथियों देखिए मालदेव सोनगरा पूरे जीवन काल तक इस दुर्ग का रक्षक रहा था, और उसके पश्चात में उसका पुत्र, साथियों पुत्र का नाम क्या है, तो पुत्र का नाम है बनबीर। तो देखिए बनबीर साथियों दुर्ग का रक्षक बन चुका है। अगर साथियों बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में, यानी कि इन जानकारियों के बारे में कि भाई ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है युद्ध का, जो पूरे शासनकाल का, यह वर्णन हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि साथियों बहुत ही बेहतरीन जानकारियां हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक तरीके से कंफ्यूजन उत्पन्न करती है, परंतु साथियों सारी चीज़ों का एक तरीके से सारी की सारी जानकारियों का हमें वर्णन भी मिलता है। तो यह वर्णन कहाँ से मिलता है, तो साथियों इसके बारे में मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। तो प्लीज़ देखिए कि साथियों अमीर खुसरो के द्वारा रचित, साथियों पहली जानकारी है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भाई जानकारी के स्रोत। तो देखिए साथियों पहली बात होती है कि भाई अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फतू, साथियों अरबी फारसी भाषा का ग्रंथ है खजाइन उल फतू। इसके अंतर्गत अमीर खुसरो ने पूरे युद्ध का, पूरे जीवन काल का, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी बातें लिखी है। तो साथियों अलाउद्दीन के बारे में लिखी है, तो वो सारी की सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगी।
कि भाई रतन सिंह के और अलाउद्दीन के मध्य में तो युद्ध हुआ था, तो साथ ही सारे का सारा युद्ध का वर्णन हमारे को खजाइन उल फतूह में देखने को मिलता है। साथियों इसकी रचना किसने करी थी? तो रचना करी थी अमीर खुसरो के द्वारा। अगर साथियों बात करते हैं दूसरे स्रोत के बारे में, तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित साथियों पद्मावत। साथियों पद्मावत एक ग्रंथ है, तो इसके अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी ने भी इस युद्ध के बारे में वर्णन किया है। साथियों आगे बात होती है तो आधुनिक इतिहासकारों में देखिए इन उल्लेखों का सूर्यमल मिश्रण और कर्नल टाड ने भी समर्थन किया है। तो साथियों सारा घटनाक्रम हुआ है जिसका वर्णन इन लोगों ने अपने ग्रंथों में किया है। तो साथियों इन्हीं वर्णन का कर्नल टाड और सूर्यमल मिश्रण ने भी समर्थन किया है। साथियों आगे बात करते हैं रतन सिंह के बारे में एक बेसिक जानकारी की। तो देखिए मैंने आपको कई बार पहले बताया था कि भाई रावल रतन सिंह अपने रावल शाखा के अंतिम शासक होते हैं जो कि रावल की उपाधि ग्रहण करते हैं। साथियों रावल की जो उपाधि ग्रहण करने वाले अंतिम शासक कौन है? तो हमारे हैं रावल रतन सिंह। और साथियों बात करते हैं पहले की, तो मैंने पहले वाली क्लासों में बात बताई थी आपको कि भाई पहला शासक कौन होता है जिसने रावल की उपाधि ग्रहण करी थी या फिर रावल शाखा की स्थापना करी थी। तो साथियों वह हमारे होते हैं श्याम सिंह। साथियों श्याम सिंह के द्वारा तो सबसे पहली बार रावल की उपाधि ग्रहण करी जाती है और उनके पश्चात तो साथियों बात होती है अंतिम की, तो अंतिम उपाधि ग्रहण करने वाले होते हैं हमारे रावल रतन सिंह। तो साथियों इस प्रकार से रावल रतन सिंह का इतिहास रहता है, इनका जीवन काल रहता है, जो कि मैंने साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है और मैं आशा करता हूं साथियों आपको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अगर शेयर भी नहीं किया है तो प्लीज़ अपने सभी साथियों में एक बार पहले शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर कंटेंट की तैयारी करी है, मैं आपको कंटेंट लेकर आया हूँ। यह कंटेंट साथियों बहुत ही बेहतरीन है और साथियों मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि भाई अगर आप कहीं भी पैसा लगाकर भी जाएंगे तो आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलने वाला। यानी कि ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से साथियों आपको ऐसा कंटेंट नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे वे लोग, क्योंकि साथियों समय की शॉर्टेज होती है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि भाई मैं धुरंधर हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं उन लोगों से ज़्यादा होशियार हो चुका हूँ, नहीं, मैं उन लोगों के से नीचे ही हूँ। और क्योंकि मैं अभी अनुभव ले रहा हूँ एक तरीके से साथियों, मैं इस सेक्टर में नया भी हूँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए साथियों मैंने जिस प्रकार से यहाँ पर कंटेंट लेकर आया हूँ, मैंने कुछ देखिए चीज़ें जानकारियाँ पहले लिख कर रखी है। तो साथियों इस तरीके से वहाँ पर टाइम नहीं होता है, वहाँ पर समय की शॉर्टेज होती है। ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर समय की शॉर्टेज होती है और साथियों जो टीचर आता है तो वो ऊपर ऊपर की सरफेस लेवल की चीज़ें बताकर निकल जाता है, क्योंकि साथियों एग्जाम्स के अंतर्गत उनका एक बहाना भी होता है कि भाई एग्जाम में इतना डीप में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों ऐसी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसी बातों पर यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर साथियों हम अध्ययन कर ही रहे हैं तो पूरा डिटेल में अध्ययन करें तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इसीलिए प्लीज़ साथियों अपने सभी साथियों में, अपने सभी प्रियजनों में इस क्लास को अवश्य शेयर किया कीजिए। आइए साथियों अब बात करते हैं रतन सिंह के पश्चात में बनने वाले शासकों के बारे में। तो साथियों देखिए रतन सिंह के पश्चात में होते हैं हमारे हमीर सिसोदिया। देखिए साथियों रतन सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1303 ईस्वी के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है। अब साथियों 1303 के पश्चात में खिज्र का कुछ समय के लिए इस दुर्ग का रक्षक होता है। खिज्र का के पश्चात साथियों मूर्छला मालदेव आता है, मालदेव सोनगरा जिनका नाम है। साथियों उनके पश्चात में उनका पुत्र आता है बनबीर। तो साथियों इन्हीं तीन लोगों के मध्य में एक तरीके से दुर्ग का बहुत ज़्यादा समय बीतता है। तो साथियों देखिए 3 में इनकी मृत्यु हुई है। अब साथियों अगला शासक आएगा राणा हमीर सिसोदिया, जो कि साथियों कब आता है? तो वह आता है 1326 ईस्वी के अंतर्गत। साथियों हमीर सिसोदिया बहुत ही बेहतरीन शासक हैं, विषम घाटी पंचानन की उपाधि इन्हें प्राप्त है। यह मेवाड़ का उद्धारक भी कहलाते हैं। इनके द्वारा साथियों मेवाड़ को पुनः अपने जो साथियों जो एक तरीके से मेवाड़ की शाखा थी गुहिल वंश की, वहाँ पर उसकी स्थापना यह करते हैं। क्योंकि साथियों आपको पता है कि भाई हाल में यह दुर्ग अपने रतन सिंह के पास में था, अब यहाँ पर आता आता यह पहुँचा था मुगलों के पास में, मुगलों नहीं साथियों अफगानों के पास पहुँचा था, और अब अफगानों ने यहाँ पर नियुक्तियाँ करना स्टार्ट कर दिया था। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से यह अफगानों के अधीन हो चुका था, परंतु साथियों इसी वंश का एक सरदार होता है, यानी कि गुहिल वंश का सरदार होता है राणा हमीर सिसोदिया। तो साथियों वह वापस से आएगा और सारे के सारे अपने जो एक तरीके से दुर्ग के जो रक्षक होंगे इन्हें खदेड़ते हुए वापस से अपने शाखा की स्थापना करेगा, अपने वंश के अधीन में या फिर अपना प्रभाव वहां पर स्थापित करता है। साथियों शुरुआत करते हैं राणा हमीर के बारे में जानकारियों की। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है राणा हमीर सिसोदिया। साथियों हमीर कौन है? तो इनका नाम साथियों राणा हमीर सिसोदिया पूरा नाम है। इन्होंने राणा की उपाधि ग्रहण करी थी। साथियों राणा की उपाधि ग्रहण करने वाले पहले शासक हैं, इनके बारे में जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए, राणा हमीर सिसोदिया। साथियों टाइम पीरियड है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी के मध्य का। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं जानकारियों के लिए। देखिए सिसोदा ग्राम मेवाड़ से संघर्ष आरंभ कर चित्तौड़ में बनबीर को पराजित कर दुर्ग पर
विजय करी या दुर्ग को जीता। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई हाल में अंतिम बात हो रही है, तो भाई यह मालदेव सोनगरा का पुत्र था बनवीर, जो कि शासन कर रहा था, एक तरीके से यह दुर्ग का रक्षक था। साथियों इसी के काल के अंतर्गत सिसोदा गांव, साथियों उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है सिसोदा गांव। तो साथियों आप देखिए रतन सिंह का एक वंशज होगा, जो कि रतन सिंह ने भेजा था सिसोदा गांव के अंतर्गत एक तरीके से सरदार बनाकर। तो साथियों एक तरीके से सरदार होता है जो कि अपने राज्य को, अपने शासक के जो राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित होता है। तो साथियों वह एक तरीके से सिसोदा ग्राम से आता है, और कहाँ पर आता है तो यह मेवाड़ में चित्तौड़ दुर्ग पर आता है, और वहाँ पर अपने वापस से विजय प्राप्ति करते हुए चित्तौड़ दुर्ग को अपने अधीन कर लेता है। तो साथियों इस प्रकार से वापस से चित्तौड़ जो दुर्ग है गोहिलों के पास में आ चुका है, और यहाँ पर वापस से गोहिलों का आधिपत्य हो चुका है। साथियों किसको पराजित करके इसने अधिकार किया था, तो इसने बनवीर को पराजित करके अधिकार किया था। साथियों बनवीर कौन था, तो यह मूछाला मालदेव का पुत्र था। अब मूछाला मालदेव कौन था, तो साथियों खिजर खां के द्वारा नियुक्त जो चित्तौड़ दुर्ग का रक्षक था। साथियों खिजर खां कौन था, तो यह खिजर खां था एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जो कि युद्ध के पश्चात में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया जाता है। तो साथियों आगे जानकारियां बनती हैं कि मैं मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की स्थापना करी तथा सर्वप्रथम राणा की उपाधि ग्रहण करी। तो देखिए साथियों जानकारी बनती है कि भाई इसने मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की स्थापना करी थी, और साथियों इसी शाखा की स्थापना के पश्चात में सर्वप्रथम राणा की उपाधि ग्रहण करी थी। तो साथियों अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि भाई मेवाड़ क्षेत्र में सिसोदिया शाखा की स्थापना किसने करी थी, तो यह करी थी हमारे हम्मीर सिसोदिया के द्वारा। और साथियों अगर क्वेश्चन बने कि भाई पहला शासक कौन सा है जिसने राणा की उपाधि ग्रहण करी थी, तो साथियों राणा की उपाधि ग्रहण करने वाले पहले शासक हैं हमारे हम्मीर सिसोदिया। अब देखिए साथियों बात करते हैं आगे की जानकारियों की, जो कि इनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनती है, और साथियों मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं, तो प्लीज़ बने रहिए साथ में। अब देखिए साथियों राणा कुंभा ने इन्हें उपाधियां प्रदान करी थी। साथियों कौन सी उपाधियां प्रदान करी थी, तो विषम घाटी पंचानन, यानी कि साथियों विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है कि भाई विषम परिस्थितियों के अंतर्गत भी शेर के समान बर्ताव करने वाला। साथियों आपको पता है कि मैं विषम परिस्थितियों के अंदर भी शेर कभी भी पीछे नहीं हटता है। साथियों वो पीछे जरूर हटता है, परंतु वो 2 कदम पीछे हटकर 2 कदम पीछे चलकर वापस से छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तो साथियों इस प्रकार की इनकी सोच हुआ करती थी। यह कुछ समय के लिए शांत भी रहे, परंतु यह उनके अधीन नहीं थे, क्योंकि साथियों आपको ध्यान होगा कि भाई 10-12 साल का बीच का टाइम पीरियड रहता है इनके पश्चात में इन लोगों का। साथियों इन लोगों के काल के अंतर्गत भी ये चाहते तो आक्रमण कर देते थे, परंतु इन्होंने आक्रमण नहीं किया, और एक तरीके से विषम परिस्थितियां आने का, साथियों सम परिस्थितियां आने का इन्होंने इंतजार किया था। तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि इन्हें राणा कुंभा के द्वारा प्रदान हुई थी, जो कि साथियों बहुत ही बेहतरीन उपाधि है। अब देखिए साथियों वीर राजा की उपाधि इन्हें मिली है रसिक प्रिया के अंतर्गत। साथियों 2 उपाधियां इनको मिली है। अब देखिए साथियों आधुनिक इतिहासकारों ने भी इन्हें एक तरीके से नाम प्रदान किए हैं, इन्हें महान हिंदू शासक कहा है। साथियों किसने कहा, तो कर्नल टाड़ के द्वारा इन्हें अपना महान हिंदू शासक कहा गया है। साथियों क्यों कहा गया है, तो देखिए साथियों इन्होंने हिंदुओं का राज्य वापस से स्थापित किया था मेवाड़ क्षेत्र में, चित्तौड़ दुर्ग पर वापस से विजय प्राप्त करी थी, और अफगानों के शासन को समाप्त किया था। तो इसीलिए इन्हें कर्नल टाड़ ने महान हिंदू शासक की उपाधि प्रदान करी थी। अगर साथियों बात करते हैं अन्य उपाधियों की, तो देखिए इन्हें मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। साथियों यह उपाधि किसी ने दी नहीं थी, यह आम जनता के द्वारा इन्हें प्राप्त हुई थी, और मेवाड़ का उदारक का मतलब साथियों मेवाड़ का उद्धार करने वाला। तो साथियों ऐसी उपाधियां इनके पास में प्राप्त थी। अगर साथियों बात करते हैं इनके द्वारा निर्माण कार्य के बारे में, तो देखिए साथियों इन्होंने चित्तौड़ के अंतर्गत बरवड़ी माता, बैरवड़ी चित्तौड़ में बरवड़ी माता, जो कि साथियों वर्तमान में अन्नपूर्णा माता के नाम से प्रसिद्ध है, तो साथियों बरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो साथियों इस प्रकार से जानकारियां बनती हैं, जो कि मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं। प्लीज़ साथियों अगर आपको जानकारियां बढ़िया लग रही है तो इसे नोट कीजिए, और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को तैयार कीजिए। साथियों अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखते हैं हम आगे के शासकों के बारे में जानकारियां। विषम घाटी पंचानन के पश्चात में साथियों शासक बनता है हमारा राणा क्षेत्र सिंह। तो साथियों अब क्षेत्र सिंह के बारे में हम जानकारियां आपको प्रदान करेंगे, और साथियों मैं आशा कर रहा हूं आपको जानकारियां बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिए। साथियों देखिए अब अगला शासक बनता है हमारा क्षेत्र सिंह।
साथियों क्षेत्र सिंह कौन है? तो यह हम्मीर का पुत्र है। साथियों हम्मीर सिसोदिया का पुत्र है, जो कि राणा की उपाधि ग्रहण करने वाले पहले शासक होते हैं। यानी कि साथियों एक तरीके से आप यूँ भी कह सकते हैं कि भाई सिसोदिया शाखा की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा करी गई थी, जो कि मेवाड़ का उद्धारक कहलाते थे। साथियों मेवाड़ के उद्धारक का पुत्र आता है राणा क्षेत्र सिंह। तो साथियों क्षेत्र सिंह का टाइम पीरियड बनता है 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी के मध्य का। साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है भाई हम्मीर का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, यानी कि उनका तो पुत्र भी होता है और उन्हीं के पश्चात में तुरंत पश्चात में शासक बनने वाला यह उत्तराधिकारी भी होता है। साथियों आगे बात होती है तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अंतिम लाइन के अंतर्गत कि भाई इनका काल मेवाड़ का विस्तारवादी काल कहलाया था। यानी कि इन्होंने मेवाड़ के साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था अपने काल के अंतर्गत। तो साथियों इसी चीज़ों को देखते हुए इनके काल को मेवाड़ का साम्राज्यवादी काल कहा जाता है, यानी कि साम्राज्यवादी विस्तारवादी काल कहते हैं। साथियों देखिए किस किस क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथियों देखिए क्षेत्र सिंह ने अजमेर भीलवाड़ा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो साथियों आप यूँ कह सकते हैं कि भाई एक समय की बात है अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र भी अपने मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आया करते थे। साथियों आपको पता है कि भाई अपने अजमेर से तो बप्पा रावल की या फिर काल भोज के काल का एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसके ऊपर एक और सूर्य की आकृति है, दूसरी ओर त्रिशूल बनी हुई है, जो कि साथियों आपको अपने गुहिलों के सूर्यवंशी होने का प्रमाण देती है। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अजमेर से सिक्का प्राप्त हुआ बप्पा रावल के काल का, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ क्षेत्र यहाँ पर कुछ ना कुछ उनका हिस्सा रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ उनका प्रभाव रहा होगा। तो साथियों इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि भाई राणा क्षेत्र सिंह के काल के अंतर्गत भी इन्होंने अजमेर भीलवाड़ा तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था या फिर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। साथियों आगे बात होती है तो देखिए एकलिंग नाथ प्रशस्ति के अनुसार जानकारी मिलती है कि भाई राणा क्षेत्र सिंह ने हाड़ौती क्षेत्र के ऊपर भी विजय करी थी। साथियों रेफरेंस क्या है तो प्लीज आप इसे भी नोट कीजिए कि भाई एकलिंग नाथ प्रशस्ति के अनुसार कहाँ पर साथियों है यह प्रशस्ति, तो यह उदयपुर के अंतर्गत साथियों एकलिंग नाथ जी के मंदिर की दीवार पर लगी हुई है। और साथियों इसका अपने देखने को मिलेगा कि भाई इस प्रशस्ति के अंतर्गत या फिर इस प्रशस्ति के अनुसार हाड़ौती क्षेत्र पर भी इसने विजय प्राप्त करी थी। साथियों आपको इतिहास में और भी आगे जानकारियां मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा अपने मालवा मेवाड़ का संघर्ष। तो देखिए साथियों इन्हीं के काल में मेवाड़ मालवा का संघर्ष शुरू हुआ था, जो कि साथियों पश्चात में बहुत ही बड़े लंबे समय तक चलता है और साथियों इसके पश्चात में आने वाले शासकों को इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। साथियों देखिए हुआ क्या था कि भाई इन्होंने अपनी विजय नीति के तहत अपने साम्राज्य विस्तार करते हुए यह मालवा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। तो साथियों इस चीज़ से मालवा के शासक नाराज होते हैं और वह इनके ऊपर भी आक्रमण करते हैं और इनके पश्चात में आने वाले जो मेवाड़ के शासक होंगे उनको भी परेशान करते हैं, उन पर भी आक्रमण करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से इन्होंने मेवाड़ मालवा संघर्ष का जन्म दिया था और जन्मदाता इन्हें कहा गया है। तो देखिए मैंने लाइन क्या लिखी है कि भाई मेवाड़ मालवा संघर्ष को मालवा का कुछ क्षेत्र विजय कर जन्म दिया। तो साथियों एग्जाम्स में आता है कई बार कि भाई किस शासक के समय के अंतर्गत मेवाड़ मालवा संघर्ष का शुरुआत हुई थी या का जन्म हुआ था। तो साथियों आपको आंसर देना होगा हमारे क्षेत्र सिंह के काल में। साथियों क्षेत्र सिंह कौन है तो यह हम्मीर देव का हम्मीर सिसोदिया का पुत्र है। साथियों हम्मीर के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कीजिए। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई हम्मीर ने सिसोदिया शाखा की स्थापना करी थी और यह राणा की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक था और मारवाड़ का उद्धारक भी कहलाता था। माफ कीजिएगा मेवाड़ का उद्धारक। साथियों मारवाड़ मैंने गलत बोल दिया, माफ कीजिए। अब साथियों बात होती है आगे की जानकारियों की। तो देखिए इन्होंने अपने दक्षिण के विस्तार के तहत साथियों आप देख सकते हैं कि भाई यूँ माना कि यह मेवाड़ है तो इन्होंने अजमेर क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त कर ली, इन्होंने मालवा पर भी कर ली। अब साथियों बचा दक्षिण का क्षेत्र। तो साथियों इन्होंने दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत अपने जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। साथियों आपको 56 के मैदान के बारे में जानकारी मिलेगी आगे के समय के अंतर्गत आगे की क्लासों में कि भाई इस क्षेत्र में भी इनका अधिकार रहा करता था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्रों पर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार से अपने मेवाड़ क्षेत्र का विस्तार होता ही गया। साथियों इनका काल विस्तारवादी काल या फिर विस्तारवादी नीति के लिए जाना गया। तो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है कि भाई इनका काल मेवाड़ का विस्तारवादी काल कहलाया था। तो साथियों इस प्रकार से जानकारियां मैंने आपको क्षेत्र सिंह के बारे में प्रदान करी है, जो कि साथियों बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, मैं आशा करता हूं। और साथियों अगर आपको बढ़िया लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। और साथियों अब बात करेंगे हम अगले शासकों के बारे में, जो कि हमारे राणा लाखा होंगे, अपने चूंडा साहब होंगे। और साथियों इनके बारे में हम अगली क्लास में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। साथियों मैं आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी, आपने इसे शेयर कर दिया होगा। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। और साथियों धन्यवाद।